आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सनाब वारिस। मरकजी हुकूमत और मगरबी बंगाल हुकूमत के बीच तनाजा कोई नई बात नहीं है। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद सियासी रस्साकशी मजीद बढ़ी है। दौरे के दौरान हुई सिक्योरिटी में चूक पर मरकजी हुकूमत और बंगाल हुकूमत आमने सामने है। वजारत दाखिला ने मुताल्लिका अफसरों को दिल्ली तलब किया। बंगाल हुकूमत ने कोरोना का हवाला देकर भेजने से इनकार कर दिया, जिसके बाद तनातनी और सियासी तलखे में इजाफा हुआ। वजारत दाखिला ने जुमेरात को इन अफसरों का तबादला करते हुए अहकाम भी जारी कर दिए, तो वहीं इस अमल के खिलाफ टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने मगरबी बंगाल हुकूमत को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। साथ ही अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक रियासती हुकूमत और इंतजामिया बीजेपी के किसी लीडरान के खिलाफ कोई एक्शन ना ले। 3 अफसरों के तबादले पर ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। वजीर आला ने कहा कि मरकज ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही है। उधर असेंबली इंतखाबात से कबल ममता बनर्जी के सामने कोई एक चुनौती नहीं बल्कि कई चुनौतियां मुंह खोले खड़ी हैं। आज इसी मौजू पर जानेंगे अपने 2 खास मेहमानों से उनका रुख। सबसे पहले 2 खास मेहमानों का तारुफ करा दे हमारे दरमियान राजीव पांडे साहब, जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी के। आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान 2 रुख में मौजूद हैं, प्रभात चंद्र तिवारी साहब, जो कि लीडर हैं टीएमसी के। आपका भी वेलकम करते हैं। सबसे पहले राजीव पांडे साहब आपके पास आना चाहेंगे और साथ ही अपने नाज़रीन के लिए और आपके लिए भी एक रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन ऑफिसर्स का तबादला किया गया है उनका नाम मैं पढ़े देती हूँ। ऑफिसर भोलानाथ पांडे को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट, राजीव मिश्रा को आईटीबीपी और प्रवीण त्रिपाठी को एसएसबी बल भेजा गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब आज शाम 5:30 बजे तक का उन्हें वक्त दिया गया था दिल्ली हाजिर होने के लिए, तो जुमेरात को इस तरह के अहकाम जारी करने के पीछे मकसद क्या है? नहीं, देखिए सना जी, 2-3 बातें हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए जो जिन कारणों से इन तीनों अफसर भोलानाथ पांडे जी, मिश्रा जी और त्रिपाठी जी को दिल्ली तलब किया गया, वो बहुत ही सीरियस इश्यू है। देखिए, हम एक संघीय ढांचे की हमारी सरकार है और जब सेंट्रल की गवर्नमेंट ने किसी को कोई एक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की है, भारत देश विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी वहाँ थे, उनका एक श्रेणी है सुरक्षा की, और उसमें इतनी बड़ी चूक होती है तो उनसे जवाब तलब करने का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है और इस आधार पर उनसे सवाल जवाब के लिए उनको बुलाया गया। अब देखिए, जिस प्रकार से टीएमसी ने उसको सुप्रीम कोर्ट ले गए, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैंने कहा कि आज तक 5:30 बजे तक का वक्त दिया गया था और उससे पहले ही डिपुटेशन के अहकाम सादिर कर दिए गए। ये हम ना समझ पा रहे ना आवाम समझ पा रही। आप समझाइए क्या है इसका मतलब? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, ये उनको वो ये चाह रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस ऑर्डर के खिलाफ, और दूसरा उनको बचाने के लिए कि अगर वो नहीं जाते, अगर उनको ट्रांसफर नहीं किया जाता 5:30 बजे से पहले तक और वो नहीं जाते, तो लगता कि उन्होंने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टे नहीं है और कुछ नहीं है, तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी आईपीएस ऑफिसर को या आईएएस ऑफिसर को वहां से भी डिसमिस कर सकती है। इन सब चीजों को बचाने के लिए यह किया गया है। लेकिन बात ये लीगल इश्यू से ज्यादा, क्या हम संघीय ढांचे में अगर कोई केंद्र का नेता या किसी पार्टी के अध्यक्ष, आज है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी, वो किसी प्रदेश में जाती है, उनकी एक एसपीजी की प्रोटेक्टी है वो, तो क्या कोई अधिकारी वहां के लोकल गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस होकर के क्या उनकी सुरक्षा में सेंध लगने देगी? विषय यह है, क्योंकि देखिए, जब किसी को कोई भी प्रकार की सुरक्षा दी जाती है तो उसके पीछे थ्रेट परसेप्शन को एनालाइज किया जाता है कि इस व्यक्ति का थ्रेट परसेप्शन क्या है। उस आधार पर XYZ स्पेशल कैटेगरी सारी सुरक्षाओं की व्यवस्था है और उसमें इस प्रकार की राजनीति। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में एक और जजमेंट था, आपके रिपोर्ट में भी आपने कहा, एक और मैटर लगा था कि किस प्रकार से वहां पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों के खिलाफ केसेस किए जाते हैं, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टेटस को कहा है कि जब तक इसकी सुनवाई नहीं हो तब तक कोई नया एफआईआर आप नहीं करेंगे। क्यों कहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जिस प्रकार से वहां हो रही है बातें, आप रैली करने जाएंगे तो आप पे पत्थर फेंके जाएंगे, आप नेता है आपके ऊपर एफआईआर किया जाए। आप देखिए वहां की परिस्थिति कैसी है कि वहां एक सम्मानित सदस्य है लोकसभा के, उनके खिलाफ कितने केसेस कर दिए, जो पहले अर्जुन सिंह जी जो पहले ममता बनर्जी की पार्टी में थे। अब टीएमसी अंदर से टूट रहा है। राजीव पांडे साहब आएंगे आपके पास। स्वेच्छा से प्रभात चंद्र तिवारी साहब, आपसे सवाल ये कि एक तो पार्टी के अंदर दाखिली इंतशार जारी है, उस पर हम सवाल ना करें। अगर केंद्र सरकार और बंगाल सरकार के
दरमियान जो तनातनी है और जिस मुद्दे को लेकर ज्यादा खींचतान पैदा हुई उस पर अगर हम बातचीत करें, अगर तीनों आईपीएस ऑफिसर्स को जब बुलाया गया था दिल्ली तो आप भेज देते, इसमें बुराई क्या थी? देखिए ऐसा है, हाँ। जो टेक्निकल काम होता है राजीव पांडे साहब कार्यकर्ता के खिलाफ IPS कोई भी ऑफिसर ने ऐसी किया। कार्रवाई हो रही हो, जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने अपना पत्र भेजा है, अपना जवाब भेजा है और बाकायदा टेक्निकल जो चीज होती है उस पे टेक्निकल काम जो है कर दिए गए हैं और समय के अनुसार ही किए गए हैं और जैसा जो नियम है उसको पालन करते हुए किया गया है। और रही बात केंद्र और राज्य की सरकार, तो केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में जो एनडीए गवर्नमेंट चल रही है और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के नेतृत्व में जो हमारी माँ माटी मानव सरकार चल रही है, इसमें तनाव ये लोग आए दिन पैदा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव था और उस समय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके थे अमित शाह जी, और वो एक रैली कर रहे थे और रैली करते करते उन्होंने विद्यासागर कॉलेज में जो है तांडव मचवाया उन कार्यकर्ताओं ने और विद्यासागर जी की मूर्ति को तोड़ दिया। तो ये भाजपा का जो है मतलब चेहरा सामने बार बार आता है और ठीक है। जो है ये लोग दंगा फसाद करवाते रहते हैं। तो इनका जो नेतृत्व है वो ऐसा काम के लिए जो है वो जग जाहिर है। और रही बात आईपीएस ऑफिसर की, तो आईपीएस ऑफिसर अपना काम कर रहे हैं, अपना जो उनका जो तकनीकी चीज है उस पे वो काम कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। नहीं, प्रभात चंद्र तिवारी साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप सियासत पर आ गए। मेरा सवाल ये था कि अगर दोनों पार्टियों को अपनी अपनी पार्टियों पर ध्यान देना था, तो अगर मरकजी सरकार की तरफ से या एमएचए की तरफ से 3 आईपीएस अफसरों को तलब किया जाता है, सिक्योरिटी में चूक के हवाले से तलब किया जाता है, तो अगर उन्हें भेज दिया जाता है तो क्या बुराई थी? देखिए, जो हवाला दिया गया है वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से कि कोरोना की वजह से हम नहीं जाएंगे, तो कोरोना की वजह से तो बहुत सारे काम हो रहे हैं, कोरोना को कहाँ कोई देख रहा है। अगर टीएमसी की चीफ की बात करेंगे तो ममता बनर्जी भी रैली कर रही हैं, मीटिंग्स कर रही हैं। देखिए तकनीकी जो चीज है, हमने कहा कि देखिए तकनीकी जो चीज है उसका जवाब हम लोगों ने दे दिया है, सरकार ने दे दिया है, आईपीएस ने दे दिया है। और राजनीति, देखिए राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यपाल साहब है, राज्यपाल की सीट को सलाम है, लेकिन धनखड़ जी को सलाम नहीं है, क्योंकि वो पूरे भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। बार बार जो है ट्वीट कर रहे हैं, बार बार जो है सीएम के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं। तो वही कह रहे हैं ना कि राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं ना, हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, टीएमसी का ये कहना है कि बीजेपी सियासत कर रही है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। राजीव पांडे साहब। सना जी, मुझे एक बात बताइए, इनकी सरकार थी वहां, ये बहुत दिनों से वहां सत्ता में है और इनके विधायक आज जा रहे हैं बाहर, या लोकसभा के समय में भी बड़े बड़े जो इनके लीडर थे, जो लेफ्ट राइट कहे जाते थे, हैंड्स टीएमसी की जो मुख्यमंत्री है उनका, वो अगर पार्टी से चले गए, उसमें भाजपा का क्या लेना देना है? ये तो आपके इंटरनल इश्यूज हैं। आपके पार्टी में तानाशाही है, जो लोगों को लगता है कि इस पार्टी में हमारा दम घुट रहा है, वो किसी और पार्टी में चले जाते हैं। जहां तक राज्यपाल जी की बात कर रहे हैं, वो आपको कानून का रास्ता दिखा रहे हैं। आप बताइए, उन्होंने कब भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया? अगर कोई कानूनी आपके खिलाफ एक हाई कोर्ट है, वो एक इंक्वायरी करती है कि सीएजी की इंक्वायरी हो सरकारी कंपनी में जहां घोटाले का आरोप है, तो आपको सीएजी से डर क्यों लग रहा है? क्यों डर लग रहा है आपको सीएजी? क्या आपने चोरी किया है? अगर इस सरकार ने कुछ गलत नहीं किया है तो हो जाने दीजिए ना सीएजी की इंक्वायरी। आप केवल और केवल, मतलब आप सुनिए इनका एक स्टेटमेंट बताता हूं, मैं इंच इंच का बदला लूंगी। किससे बदला लेंगी? किससे बदला लेंगी? किस इंच का बदला लेंगी? ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, हम एक डेमोक्रेसी में है, हम कोई इस्लामिक स्टेट का शासन नहीं हमारे यहां, हम एक डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। हम आप चुनाव लड़ेंगे, अपने विषय को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और जनता जो तय करेगी वो सिर आंखों पर है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी होना चाहिए। लेकिन बंगाल की एक विशेष परिस्थिति है सना जी, कि अगर आप देखेंगे कि वहां ये लोग ना एक सिस्टम बनाते हैं, इसी सिस्टम से सीपीएम नाम की जो एक पार्टी थी, जो अब नष्ट हो गई, डस्टबिन में जनता ने रख दिया, उसने 40 साल तक वहां पर कैप्चर करके रखा बंगाल को। क्यों? क्योंकि ये लोग बूथ को मैनेज करते थे, सिस्टम को मैनेज करते थे। अब इस बार लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को, कि देश की जनता और बंगाल की जनता जो इस चुनाव में वो धीरे धीरे मन बना लिया है
कि सरकार को वहां पलट देंगे, क्योंकि जो लेफ्टिस्ट की सरकार थी उसमें और ममता बनर्जी में एक ही डिफरेंस है कि काम तो तब भी कुछ नहीं होता था, गुंडागर्दी दोनों में बराबर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट से भी ज्यादा करप्शन ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार में है। अब इनको दिखने लगा है कि इनकी चुनावी हार तय है, और हार के बौखलाहट में ये सारी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा ना कि अब आप नया केस नहीं कर पाएंगे। क्यों केस करते हैं किसी बिल्कुल। प्रभात चंद्र तिवारी साहब, क्या आप सोच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से एक झटका तो है, टीएमसी को तो आईना दिखाया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की राय सर्वोपरि होती है और हम उसका स्वागत करते हैं। हम उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो बहुत ही सही कहा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की बात अलग है, लेकिन जो राजनीति हो रही है और जो नीची राजनीति हो रही है, भारतीय जनता पार्टी जो है नीची राजनीति कर रही है। आप देखिए, आए दिन इनके लोग कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, आए दिन कह रहे हैं कि हम इस सरकार को तोड़ देंगे। तो ऐसी बयानबाजी और ऐसी राजनीति नहीं करते तृणमूल कांग्रेस वाले। हम लोग ममता बनर्जी के नेतृत्व में शांति प्रिय सरकार चला रहे हैं और 10 साल हम पूरा करने जा रहे हैं। ठीक है। और आइंदा साल में हम हैट्रिक करने जा रहे हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट और नियम कानून को मान के ही चलते हैं। इनकी तरह गुजरात का दंगा और गुजरात की सरकार नहीं चलाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी इनकी जो सरकार है वहाँ क्या हो रहा है सबको पता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमें शिक्षा न दे। तृणमूल कांग्रेस अपना काम कर रही है और 10 साल से बड़ा बढ़िया काम कर रही है। ठीक है। अब प्रभात चंद्र तिवारी साहब, कुछ देर पहले आपने कहा कि आप हैट्रिक मारने वाले हैं जब इंतखाबात होंगे आइंदा साल, लेकिन इस वक्त पार्टी की स्थिति कुछ ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रही। कई लीडर तो आपका साथ छोड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये तो सरकार जब आप आखिर देखिएगा कि ये सभी पार्टी में होता है, जब चुनाव आता है। नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। जब चुनाव आता है तो हर पार्टी में होता है कि लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी का चेहरा और ममता बनर्जी का काम जो है वो बोलता है। जो सुविधावादी लोग हैं वो आते जाते रहते हैं। ये सभी सरकार में होता है, सभी पार्टियों में होता है। लेकिन ममता बनर्जी जो है आज आम कार्यकर्ता को लेकर, क्योंकि हमारा नाम ही है तृणमूल, ग्रास रूट, तो हम आम जनता और आम कार्यकर्ता को लेकर काम कर रहे हैं और आइंदा दिन में भी हम काम करेंगे। और 2021 में हम हैट्रिक करने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत के साथ हमारी ममता दीदी वापस आ रही है। राजीव पांडे साहब, इन्हें तो पूरा यकीन है, साथ ही ये कह रहे हैं कि 30 सेकंड जी, साथ ही ये कह रहे हैं कि हमने जो काम करना था वो तो हमने किया है और आइंदा साल जब हम इंतखाबात में उतरेंगे तो हैट्रिक हमारी होगी। जिन्हें जाना है वो कहीं भी जाएं। दाखिली इंतशार पर तो वो कुछ बोले नहीं, बोले इंतखाबात जब आते हैं तो लीडरान इधर से उधर पाला ज़रूर बदलते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी इतने एग्रेशन में जो दिख रही है मगरबी बंगाल के हवाले से, इससे पहले शायद नहीं दिखी है, क्योंकि सियासी मुबस्सरीन भी ये मानते हैं कि जब से बीजेपी को 18 सीटें मिली हैं उसके बाद बीजेपी ने साम दाम दंड भेद जिसे हिंदी में कहा जाता है, यानी कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहती। इसका मतलब ये समझा जाए? नहीं, दो विषय इन्होंने रखा है और आपका तीसरा सवाल है। पहले इन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं सरकार तोड़ देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। देखिए, ये सब पूरी बकवास है। हम जनता के बीच जब अभी चुनाव होने वाला है तो सरकार कोई क्यों तोड़ेगा? जनता के नहीं, यहाँ पर मैं आपको दुरुस्त करूंगी राजीव पांडे साहब। यहाँ पर आपको मेरी बात सुननी होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले बीजेपी लीडरों का वफद इलेक्शन कमीशन से मिलने गया था। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी और ये मांग भी की थी कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। फिर आप कैसे कह सकते हैं? एक होता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन होता है तो राज्यपाल जी राष्ट्रपति शासन की रिकमेंडेशन करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास जाने का हमको अधिकार है, क्योंकि जिस प्रकार की गुंडागर्दी है उसके लिए जाना और उनसे मांग करना कि आप राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करिए, क्योंकि वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता। दोनों दो चीजें हैं। तीसरी बात जो मैंने आपको बताया कि वहां पर जिस प्रकार से ये जो डरी हुई ममता की सरकार है तृणमूल की, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं ये चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। अब इन्होंने जो एक पहला पॉइंट था, दूसरे पॉइंट पे आता हूं। इन्होंने कहा कि इलेक्शन के दौरान सुविधा भोगी लोग इधर से उधर चले जाते हैं। मेरा कहना है मुकुल राय को ममता दीदी के बाद नंबर 2 लीडर माना जाता था, तो आज कल तक जिसके सामने आप बैठते नहीं थे, सैल्यूट लगाते थे, उनको सुविधाभोगी कह रहे हैं।
अर्जुन सिंह आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। शुभेंदु अधिकारी जी के बारे में कहा जाता है कि वो 50 से 60 जो सीट है उनके इलाके का, उस पे वो तृणमूल कांग्रेस की सारी चीजों का वो नेता थे। कल तक जो आपके नेता है, जब ही आपसे अलग हुए तो सुविधा भोगी हो गए। देखिए ऐसा है कि झूठ बोलना बंद करिए, जमीन खिसक चुकी है। तो ये दोनों बातें, इन दोनों का जवाब आपका जवाब मैं देता हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी जहां जहां भी टिरैनी है, जो शासन है, अगर आपने त्रिपुरा देखा होगा तो जब त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनी उससे पहले के इलेक्शन में केवल 1.5% बीजेपी को वोट था और त्रिपुरा में लाल झंडे को उखाड़ करके फेंक दिया गया और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के आई। 52-53% वोट आया था। विप्लव देव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। क्यों हुआ ये? जब ये अंत हो जाता है ना, जब अंत कुछ सीमा नहीं रहती है, तो तृणमूल कांग्रेस लाल झंडा हटा के लेफ्टिस्ट का ही सारा काम करते हैं। प्रभात चंद्र तिवारी आतंकवाद, मुस्लिम मुस्कुरा रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट माराखेज है। मुस्कुराने के पीछे आखिर वजह क्या है, जान लेते हैं। प्रभात चंद्र तिवारी साहब। पांडे जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना बनाए। हमारी सरकार ने 34 साल के वामफ्रंट सरकार को उखाड़ फेंका, जो कि मामूली बात नहीं था। तो तृणमूल कांग्रेस, देखिए ऐसा है कि मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप भी मेरे बीच में ना बोले। पांडे जी कृपया आप मेरे बीच में ना बोले, मुझे बोलने दे। पांडे जी कृपया मुझे बोलने दे प्लीज। आपके बीच में मैंने नहीं बोला। तो कहने का मतलब ये है कि आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखे। वाम फ्रंट को हमने उखाड़ के फेंका और 10 साल हम पूरा करने जा रहे हैं और आइंदा 2021 के चुनाव में हम जो है हैट्रिक करने जा रहे हैं। मां माटी मानी सरकार। प्रभात साहब, सिर्फ कह देना काफी नहीं होता, सिर्फ कह देना काफी नहीं होता। अभी पार्टी की स्थिति, हमारा काम बोलता है, पार्टी की स्थिति खराब दिखाई दे रही है। कई लीडर आपका साथ छोड़ दे रहे हैं। देखिए टीका टिप्पणी चलता रहेगा, लेकिन जब आप रिजल्ट में जब देखिएगा, जब बॉक्स खुलेगा, जब रिजल्ट सामने आएगा, देखिएगा कि मां माटी मानुष की सरकार जो है, आप स्ट्रैटेजी क्या बना रही है सरकार? क्योंकि झटके पे झटका सरकार को मिल रहा है। हमने देखिए आपके सामने एक चुनौती नहीं है, दो चुनौती। एक तो अपनी दाखिली फूट को संवारना है, दूसरी चुनौती ये कि बीजेपी के असर को जिस तरीके से ममता बनर्जी कंट्रोल करना चाहती हैं, वो दूसरी चुनौती, बड़ी चुनौती बनकर सामने आई। देखिए ऐसा है कि ये पश्चिम बंगाल है। हाँ। और हम लोग जो है इस बीजेपी को रोकने के लिए काफी हैं। आपको मैं बता दूं कि जब सागर मंथन हुआ था तो उस मंथन में विष भी निकला था और अमृत भी निकला था। तो ये जो सुविधावादी लोग हैं, ये हर पार्टी में रहते हैं और ये समय समय पे जाते आते रहते हैं। इससे हमारा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने क्या कहा कि हमारी पार्टी का नाम ही है ग्रास रूट तृणमूल कांग्रेस। तो हमारे कार्यकर्ता ये हमारी जो है संपत्ति है और जनता, आम जनता जो ममता बनर्जी के साथ है और हम ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में जो काम कर रहे हैं, आने वाले साल में जो 10 साल के लिए हम लोगों ने काम किया है, हम सरकार में है और आम जनता के पास जाकर वोट मांगेंगे और जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद देकर तीसरी बार हमें स्थापित करने जा रही है। प्रभात चंद्र तिवारी साहब, अगर बीजेपी, सवाल ये उठता है कि देखिए जमहूरियत है, कहीं पर भी कोई इलेक्शन लड़ सकता है। बीजेपी अगर एग्रेशन मोड में है तो टीएमसी को इतना बुरा क्यों लग रहा है? बौखलाई हुई टीएमसी क्यों है? नहीं, टीएमसी कोई बौखलाई हुई नहीं है। हाँ। मैडम ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है, इसका नाम ही है भारत जलाओ पार्टी। धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, एनआरसी के नाम पे इनके जो जुमला वाली बात है, बताइए कि नोटबंदी से इन्होंने क्या कर लिया? जुमला की सरकार, 10 लाख का सूट पहन के प्रधानमंत्री जी आते हैं और हम कहते हैं कि हम गरीब चौकीदार हैं। तो बड़ी बड़ी बातें जुमले से काम नहीं होती है। ममता बनर्जी आज भी जो है खपरेले वाले घर में रहती है, हवाई चप्पल पहनती है। तो मैडम ऐसा है कि आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ ये लोग जुमला बोलते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम चौकीदार हैं, हम गरीब परिवार से आए हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका स्वागत है। लेकिन ममता जी का पहनावा देखिए, ममता जी के चाल चलन को देखिए, कितना साधारण है। और ये मोदी जी कभी 10 लाख का सूट पहन लेते हैं, कभी एक दिन में 3 सूट पर बदल लेते हैं और कहते हैं कि हम गरीब हैं, चौकीदार हैं, देश के चौकीदार हैं। तो बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं चलता है। आप देखिए पश्चिम बंगाल में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। आप देखिए हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है द्वारे सरकार। द्वारे सरकार में देखिए लाखों लाख लोग जो है, हम हेल्थ कार्ड बनाने जा रहे हैं। सारे बंगाल वासियों को हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आप आइए, फॉर्म फिलअप करिए और जो है हेल्थ स्कीम आपको मिलेगी और 1600 अस्पतालों में आपको उसका ट्रीटमेंट मिलेगा और 5 लाख का पूरे साल में आपका जो है वो हेल्थ क्लेम होगा। तो कहने का मतलब ममता दीदी काम कर रही है, सना जी, वो चाहे आदिवासी हो। राजीव पांडे साहब,
कह रहे बीजेपी की दाल गलने वाली पश्चिमी बंगाल में नहीं है, ममता बनर्जी काम कर रही हैं, बीजेपी जुमला पार्टी है, भारतीय जलाओ पार्टी है। देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूं कि परिस्थिति ऐसी है कि लेफ्टिस्ट से लड़ने के लिए ममता बनर्जी कभी हमारे साथ भी आई थी, वो हमारे साथ रही हैं। ये जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जब लेफ्टिस्ट का वहां आतंक था, अब उस आतंक को इन्होंने आत्मसात कर लिया है। जहां तक कह रहे जनता की बात, तो ये सारी बातें पहले भी कर रहे थे। 2014 से 19 तक जब मोदी जी की सरकार देश में चली, तो ये लोग ये सारी बातें, ये झूठ का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और मई 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सीट जो 282 थी 14 में, वो बढ़ करके 303 हो गई। यानी जनता का प्रतिसाद मिला, जनता ने हमको समर्थन दिया, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। बंगाल में हम 2 सीट से 18 सीट पर गए, और वो भी एंड में इन्होंने लास्ट के 10 सीटों पर जिस तरीके से इन्होंने गुंडागर्दी किया, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 32 सीट तक जीतती। वहां 18 सीट लोकसभा चुनाव जीते हम। अगर हमने काम नहीं किया था, अगर हमने 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने काम नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की इतनी बड़ी जनता ने समर्थन कैसे दिया। मैं आपके आज चैनल पे कह रहा हूं, इनको बुला लीजिएगा जब चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आ जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी जो परफॉर्मेंस त्रिपुरा में हुआ, उसी लेवल का परफॉर्मेंस बंगाल में होगा। और तृणमूल कांग्रेस का जो प्रभात चंद्र तिवारी साहब, बीजेपी आपको चैलेंज दे रही है। नीति है, करप्शन की जो नीति चैलेंज है, तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि भारत जलाओ पार्टी पश्चिम बंगाल में आ जाए। एक सुनिए भाई साहब, ये त्रिपुरा नहीं है, पश्चिम बंगाल है। सच श्यामला धरती है। पांडे जी, मैं भी रहूंगा, आप भी रहोगे। और 2021 में जब चुनाव होगा तो आप देख लेना रिजल्ट क्या बोलेगा। हमारा काम बोलेगा, रिजल्ट बोलेगा, ठीक है ना। ये त्रिपुरा नहीं है, पश्चिम बंगाल है। बता देता हूं सना जी, यहाँ आम जनता जो है जानती है, आपका जुमला नहीं चलने वाला है। गुंडागर्दी का जो इन्होंने 5 स्टार होटल में खाना लाकर आप कहते हैं आदिवासी के यहाँ खाना खा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आते हैं, आदिवासियों के घर में जाते हैं और जाकर बाहर का खाना लाके खाते हैं और कहते हैं कि हम आदिवासी घर में खाना खा रहे हैं। सना जी, तो भैया ममता दीदी ऐसा काम नहीं करती है। ममता दीदी आज भी साधारण तरीके से रहती है, व्हाइट चप्पल पहनती है, सिंपल साड़ी पहनती है और खपरेले घर में आज भी रहती है। मरकजी वजीर दाखिला ममता दीदी करप्शन क्वीन है। पांडे जी, आपकी पार्टी जो है दौरा करेंगे, धर्म के नाम पे बांट रहे हैं आप लोग। मरकजी वजीर दाखिला 1 महीने में सुनिए, देश का विकास कीजिए। दूसरी मर्तबा दौरे पर जा रहे हैं। एक बार फिर से सिक्योरिटी चैलेंज सरकार के सामने प्रभात चंद्र तिवारी साहब है, क्योंकि सिक्योरिटी के मसले पर ही अभी सियासत बनी हुई है, लगातार खींचतान भी जारी है और दूसरा चैलेंज भी आपके सामने आ रहा है। सवाल ये उठता है कि रियासती सरकार आखिर इतनी बड़ी सिक्योरिटी में चूक कैसे हो जाती है, और कल फिर दौरा होने वाला है वजीर दाखिला का। आप पर कोई सवाल ना उठे, रियासती सरकार पर कोई सवाल ना उठे, इसके लिए सरकार किस तरह की तैयारी कर रही है? एकदम सरकार पूरी तरह तैयार है। पश्चिम बंगाल सरकार हमेशा तैयार रही है, लेकिन अगर आप जो है अचानक जो है भीड़ भाड़ बढ़ाकर आप जो है अपने कार्यकर्ताओं को उकसाएंगे तो झमेला तो होगा ही। देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ ना कि पिछली बार जो हुआ था, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे, तो उनके कार्यकर्ताओं को उस्काया गया था। बताइए, कोई कॉलेज में जाए और जाकर मूर्ति तोड़े तो उसमें पुलिस क्या कर सकती है? बताइए ना। आप बताइए कि आप अचानक जो है जुलूस लेके जा रहे हैं और साइड से निकल के आप कॉलेज चले जाते हैं और जाकर वहां मूर्ति तोड़ते हैं, तो देखिए इनका काम ही है। भारत जलाओ पार्टी मैंने कहा ना, पुलिस किस लिए होती है सर? पुलिस होती है, बिल्कुल होती है। पुलिस ने कंट्रोल किया, फिर पुलिस ने बकायदा कंट्रोल किया, लेकिन इनका काम ही है, हर बार ये दंगा फसाद करवाते हैं। ठीक, राजीव तिवारी साहब, हुआ था टीएमसी का ये कहना है कि आप आए, रैली करके चले जाएं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करें, लेकिन इनका मकसद तो कुछ और ही होता है, तनाजा पैदा करना, तशद्दुद मैं बता रहा हूं ना, इनका एक सेकंड, राजीव पांडे साहब से सवाल था मेरा, आपके पास लौटूंगी। भारत जलाओ पार्टी इनका नाम ही है, ये भारत को राजीव जी, ठीक है ना। राजीव जी, आप सुन पा रहे हैं? दंगा फसाद को उछावा देना, बढ़ावा देना। मैं यही कह रहा हूँ, आइए ना, शांति तरीके से आप आइए, काम कीजिए। प्रभात चंद्र तिवारी साहब, आपके पास लौटूंगी, एक सेकंड। कोई असुविधा नहीं है, लेकिन आप जो जिस तरह से काम। राजीव जी, आप सुन पा रहे हैं ना? राजीव पांडे, पूछिए। आपसे सवाल ये किया था कुछ देर पहले, ये तो कह रहे हैं कि आपका सवाल याद जी, बोलिए बोलिए। ये तो कह रहे हैं प्रभात चंद्र तिवारी साहब
कि आए रैली करके जाएं, लेकिन जो रैली के पीछे का मकसद होता है वो कुछ और ही होता है भाजपा का। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है हथियार लेकर, देखिए मैं यही आपको हथियार लेकर, देखिए वो कह रहे हैं कि हथियार लेकर आप आते हैं। फिर बीच में बोल रहे हैं, फिर बीच में बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, विद्यासागर जी का जो स्टैचू तोड़ा गया वो एक साजिश के तहत, जिसको डायरेक्शन ममता बनर्जी कर रही थी, क्योंकि वो चुनाव हार गई थी। जिस प्रकार से फर्स्ट जो फेज जीतते हुए लास्ट फेज में 12 सीट था, उसमें बीजेपी को 0 सीट आया, क्योंकि स्टैचू तोड़ने का एक कारण इनका, और इन्होंने ब्लेम किया जिससे बीजेपी को हानि हुई। अदरवाइज अगर आप उससे पहले देखें तो 30 सीट में 18 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी। ये गुंडागर्दी करना चाह रहे हैं, और ये बताएंगे कि हम कैसी रैली करें। ये गुंडे बताएंगे क्या? जमीन इस बार देखिए, इस बार सियासी बेचैनी तो जरूर होगी, क्योंकि देखिए और गुंडों को भेजेंगे बाहर। क्या ये माना जाए कि सियासी बेचैनी की वजह से तल्खियां बढ़ रही हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दरमियान? आखिरी कमेंट प्रभात चंद्र तिवारी साहब आपसे। आतंकवादियों को संरक्षण देती है। मैं यही कहूंगा कि केंद्र सरकार अपना काम करे, राज्य सरकार अपना काम करे, और कानून को मानते हुए बांग्लादेश के आतंकवादियों को संरक्षण देना बंद करिए। आरोप लगाने से काम नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी होशियार रहे और तृणमूल कांग्रेस सरकार को पश्चिम बंगाल में चलने दे शांतिप्रिय ढंग से। तो टीएमसी का अपना कहना है, तो वहीं अपना मौक़िफ़ बीजेपी का भी है। फिलहाल आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। पीर को फिर होंगे हाजिर बड़े मुद्दे के साथ। अब तक के लिए आदाब।